मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछले शोध श्रृंखला में हम लोग चर्चा कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको जानने की कोशिश की थी। कौन कौन से इसमें यूज होती हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज करते हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे मीन, मध्यमान के ऊपर है। सेंट्रल टेंडेंसी का पहला पार्ट मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, है ना। और हाउ टू कैलकुलेट द मीन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन, इसके क्या आपके गुण हैं, इसके क्या दोष होते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। जरूरत पड़े तो आप नोट्स जरूर लीजिए और जब व्याख्यान खत्म हो जाए तो आप टाइप जरूर करिए। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। मध्यमान, मीन, एक्चुअली मीनिंग होता है, अगर अपन इसको डिफाइन करें, इट इज एवरेज, औसत। ठीक है, किसी भी आपके पास जो भी प्रदत्त आए हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों का अगर हम औसत निकालते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, मीन, मध्यमान कहलाता है ना। इट इज अ सम ऑफ सेपरेट स्कोर्स और मेजर्स divided by their number or adding all the numbers in a data set together and divided that sum by the total count of numbers, है ना। सारे नंबर्स को आपने क्या किया, आपस में जितने भी आपके स्कोर्स आपके पास आए, प्रदत्त आए, उन प्रदत्तों को आपने, मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल को ले रहे हैं, उस वेरिएबल के जो स्कोर्स आ रहे हैं, चर, कोई भी चर, वेरिएबल मतलब चर, तो उसको आपने, सारे स्कोर्स को आपने आपस में ऐड किया और नंबर ऑफ स्कोर्स जितने भी है ना, 15, 50, 100, 200, जितने भी, उससे आपने इसको डिवाइड किया। उसके बाद डिवीजन करने के बाद जो कुछ भी आपके पास आंसर आ रहा है, जो औसत आ रहा है, मीन आ रहा है, वो आ रहा है, एवरेज आ रहा है, क्या कहलाता है, आपका मीन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको। अगर आप मीन कहें 6 और 8 का मीन क्या होगा, व्हाट इज अ मध्यमान क्या होगा, 6 और 8 का मध्यमान क्या होगा, व्हाट इज अ मीन ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 6 प्लस 8 कितने आते हैं आपके, 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, है ना। तो ये क्या होगा, आपके पास एवरेज आया 7, 6 और 8 का। इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो नोन एज मीन, है ना। और सिंबल का यूज करते हैं मीन के लिए, हम एम, कैपिटल एम यूज किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि फाइंड द मीन ऑफ 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, ये स्कोर्स हैं। इन स्कोर्स को आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। आपने इन सारे नंबर्स को आपस में क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर, ये आपके पास है 6, 7, 8 नंबर है, तो आपने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो कितना हुआ, ये इन सब का जोड़ कितना आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 10। तो यहाँ पर एवरेज कितना हुआ, 10। तो दिस इज मीन या एवरेज, जिसे औसत कह सकते हैं, मध्यमान कैलकुलेट हुआ। ये बात समझ में आ रही है। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान किसी भी जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के औसत को हम मध्यमान कहते हैं, एवरेज। ठीक है, अब इसे करेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। मीन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, इसमें जितने भी स्कोर्स होते हैं, अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, या हमारा जो भी स्कोर्स है और हमारी स्टडीज की डिमांड ये आती है कि हम उसको मीन कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है ना, जितनी भी वैल्यूज है, उन सारी वैल्यूज पर मीन निर्भर करता है। ईच एंड एवरी स्कोर ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स स्टेटस ऑफ मीन। आपका मीन क्या होगा, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी स्कोर्स है, वो सारे के सारे स्कोर इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मीन उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे इस चीज को आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो एक्सट्रीम पे स्कोर्स है उनको आप घटाते हैं या बढ़ाते हैं, है ना, तो क्या होगा, आपका मीन भी जो है ना, वो भी आपका कम ज्यादा होगा। By increasing or decreasing any score of given data of a distribution, mean of the distribution will be increased or decreased. मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ आपको लिया था कि आपने 6 और 8, आपने वो 8 नंबर लिए थे, 4, 6, 7, 8, 9, 10 को आप ऐड करिए, तो आपने यहाँ पे बदल दिया, 4 को उठा के आपने
15 कर दिया, और फिर आप मीन निकाल रहे हैं, तो वहां पर आपका मीन का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। या आपने नीचे के एक्सट्रीम स्कोर को चेंज कर दिया, तब भी आपका मीन चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें मीन के जितने भी स्कोर होते हैं, जितने भी अंक आ रहे हैं, सारे के सारे अंक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मीन किस पे बेस करता है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ठीक है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीन क्या है, इट इज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। आपके पास जो भी प्रदत्त है, जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा का सेंटर पॉइंट, या हम इसको बैलेंस पॉइंट है ना, जो कि क्या कर रहा है, उसको बैलेंस बना रहा है, बीच का मीडियन एवरेज। तीसरी बात, आउटलेयर्स, है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है मीन। किसे, जो आउटलेयर मतलब एक्सट्रीम पे जो स्कोर्स है होते हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज के मीन का जो परिणाम आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगली विशेषता होती है, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स कैरेक्टर्स एंड वर्ब्स, ठीक है। तो मीन से हमको क्या फायदा मिलता है, इसके द्वारा आसानी से आप दो समूहों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने वेरिएबल को लिया, आपने है ना इंटेलिजेंस को लिया, है ना। इंटेलिजेंस के आपने हाई और एवरेज ग्रुप को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी भी एक ग्रुप के, तो उसको आप आसानी से आप देख सकते हैं। या आप ना सब्जेक्ट के स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मीन निकाल के कि इस सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, इस मेथड से पढ़ा रहे हैं तो इसमें यहाँ ये ज्यादा अच्छा हो रहा है, इस मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वहां पर कम हो रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपने अगर मीन के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं आसानी से। पांचवी विशेषता होती है इसकी, मैथमेटिकल रिलायबिलिटी। जो मीन होता है वो कैसा होती है, उसकी विश्वसनीयता उच्च स्तर पर होती है ना। और इसीलिए मीन को हम आगे की कैलकुलेशंस में यूज करते हैं ना। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको मीन की जरूरत होगी, या आपको वेरिएंस निकालना है तब भी आपको किसकी जरूरत होगी, आपको मीन की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। क्योंकि जो मीन होता है तीनों, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जब अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, मीन मीडियन और मोड की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसा है ये, रिलायबिलिटी इसकी हाई होती है। सम ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सम ऑफ डेविएशन, डिफरेंस इज जीरो। मीन में जो भी स्कोर्स है उनका अगर डेविएशन का सम करें तो क्या होता है, हमेशा जीरो आता है। इसको आप इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ डेविएशन का, इसमें आप जो स्कोर है उसमें से आपको माइनस को मीन करना है, माइनस करना है, ठीक है। आपके पास जितने भी स्कोर आ रहे हैं उन स्कोर में से, स्कोर का आपने सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया, फर्स्ट स्टेप। मीन कैलकुलेट करने के बाद उन स्कोर जितने भी, उन स्कोर में से आपने मीन को माइनस किया, वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर उनको आप देखते हैं ऐड करके, तो उसमें क्या आएगा आपके पास, जीरो। कैसे आएगा, इसको इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास ये स्कोर्स है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट मीन, है ना। आप क्या निकालेंगे, मीन। आपने इसका मीन निकाला तो कितना हो जाएगा मीन, यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, 6 + 4 10, 10 10 हो जाएगा 20, और 28 और 2 30, कितना हुआ यहाँ पर आपका मीन, कितना हुआ 30, ठीक। इसके बाद आप इसका डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपने इसका मीन भी कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय, तो कितना आया ये आपके पास 6, मीन कितना आया आपका यहाँ पर 6 आया, ठीक। अब आपने है डेविएशन का, तो डेविएशन का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, वैल्यू माइनस मीन। तो पहली वैल्यू क्या थी 2, 2 माइनस 6 कितना हो गया यहाँ पर, -4, आपके पास -4, 4 माइनस 6 किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 6 माइनस 6 किया तो कितना आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2, ठीक है। फिर 10 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, +4, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, इन सब की वैल्यूज को ऐड किया, जोड़ा, -4 -2 कितना हुआ, 4 + 2 8, ठीक है। तो -8 आया, और -2 जोड़ा था कितना है 6 आया, -6, और +2 + 4 को जोड़ा तो कितना आया आपके पास, +6।
दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आंसर आ गया, आगे आपके पास सम ऑफ डेविएशन कितना आएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो समझ में आ रही बात आपको कि जो बात हम ये बोल रहे थे कि सम ऑफ डेविएशन डिफरेंस इज ऑलवेज 0। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। ओके, अगला करेक्टर है, इसका विशेषता है यूनिकनेस। मीन कैसा होता है, यूनिक होता है, अपने आप में एक अनोखा है। मीडियन और मोड के कंपैरिजन में एवरी सेट ऑफ इंटरवल और रेशियो डाटा हैज वन एंड ओनली वन मीन। अगर एक इंटरवल है, जैसे आपने 40 to 50 लिया, तो उसका जो मीन होगा कितना होगा, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा पास, 45, है ना। या आपका डेसिमल में, डेसिमल से भी आप निकालेंगे तब भी रेशो डेटा में, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास, ये हायर लेवल का हो गया। यहाँ पे रेशो में डेटा यूज करें, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 है, तब भी आप वहां पे देखेंगे उसमें आपका मीन की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, सिंगल ही मीन होगी। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, विशेषताएं। ठीक, समझ में आ रही बात इतनी है। हमको कब मीन यूज करना चाहिए, मीन को यूज करना चाहिए जब हमको किस चीज की जरूरत हो, नीड टू फाइंड द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी। आप जब चाहते हैं कि आप जब अपने रिसर्च में बहुत रिलायबल और एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते हैं, तो आपको मीन का यूज करना चाहिए। आपके पास जो सैंपल है वो कैसा हो, नॉर्मल डेटा, कैसे आपके नॉर्मल होते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको मीन का यूज करना चाहिए। when give equal importance to all score of a distribution, है ना। जब क्या हो, आपके पास जो भी डेटा है, उस डेटा में आप इंपॉर्टेंस किसको देना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे स्कोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में आपको क्या यूज करना चाहिए, मीन का कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। और आगे अगर हम फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं, मोड कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुलांक और प्रमाणिक विचलन और सहसंबंध, कोरिलेशन, तो ऐसी स्थिति में आपको मीन का उपयोग करना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, कहाँ कब और कहाँ मध्यमान का उपयोग करना चाहिए। बात करते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन। इसके जो मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, क्या है, मीन क्या है, एक्चुअली मैथमेटिकली रिग्रेस है ना। जो वैल्यू आ रही है वो कैसी होती है, बहुत ही एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई लेवल पे होती है। दूसरी बात, इसमें इनकॉर्पोरेट्स ऑल डेटा, जो भी जितने भी प्रदत्त हैं सारे के सारे प्रदत्त इसमें यूज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सेंटर वाले पॉइंट को या कुछ ही आंकड़ों को आप ध्यान में रख के अपना आंसर निकाल लें। ईच एंड एवरी वैल्यू इज, एवरी स्कोर इज इंपॉर्टेंट। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट, नो डाउट। मीन का कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। दूसरी बात, इसमें एल्जेब्रिक कैपेबिलिटी होती है। साथ ही साथ इसमें सुपीरियर कंसिस्टेंसी, जो भी रिजल्ट आता है हमेशा ऑलमोस्ट उसमें कंसिस्टेंसी, संगतता पाई जाती है। इसमें इतने सारे गुण होने के बावजूद भी कुछ इसमें इसके डीमेरिट्स भी हैं, दोष भी हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मीन जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है अपने एक्सट्रीम स्कोर्स के लिए, है ना, सेंसिटिव टू आउटलेयर्स, कैन नॉट हैंडल क्वालिटेटिव, गुणात्मक स्रोत के लिए हम इसको उपयोग नहीं कर सकते, है ना। और जब भी हमारा जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है, तो उसी स्थिति में मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन तब भी हम नहीं कर सकते, है ना। और कई बार क्या होता है, मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो एब्सर्ड और फ्रिक्शनल रिजल्ट आते हैं, तो वो सिचुएशन में रिलायबल हमको लगता है कि ये चीज सही नहीं है ना। और फेस टू ओपन एंड क्लासेस अगर नहीं है तो वहां पर हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके दोष होते। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कैसे आप मीन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हाँ, जनरली जब भी हम डेटा किसी भी प्रदत्त हमारे पास है, तो प्रदत्त हमारे पास हो सकते हैं कि ग्रुप में हो और हो सकता है ग्रुप में नहीं, है ना, व्यवस्थित आंकड़े हो या अव्यवस्थित आंकड़े। तो दोनों स्थिति में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनग्रुप डेटा कैसा है। आपका जो प्रदत्त है वो व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, मीन इज इक्वल टू सम एक्स अपॉन एन। यहां पर अगर देखें एम क्या है, यहाँ पर मीन है, मध्यमान है। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप इस तरह का,
ठीक है, एम इन्वर्टेड एम जैसा दिख रहा है, ये क्या है, इट इज सम ऑफ, है ना, जोड़, कुल जो भी आपके प्राप्तांक है, जो भी प्रदत्त है, उन प्रदत्तों का जोड़। और एक्स क्या है, वो प्रदत्त है, स्कोर्स, अंक। और एन है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, कितने संख्या में आपके पास प्राप्तांक है। ये बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला इसका हो गया एम इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक, इसको आप देखिए, अपन इससे जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग स्कोर्स। आपके पास स्कोर है 10, 12, 14 और 16। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मीन निकालना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले में आपको रखना है इसको, तो आपको चाहिए समीशन एक्स चाहिए। तो आप यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 करेंगे, ठीक है ना। इनको आपने जोड़ा तो इसका टोटल कितना है, 52। टोटल नंबर स्कोर कितना है, 1 2 3 4, एन इज इक्वल टू 4, है ना। आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पर फॉर्मूले में इसको पुट किया, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो क्या हुआ यहाँ पे, 52/4, है ना, 52 आपने क्या किया 4। आपने इसको डिवाइड किया, आंसर कितना आया आपके पास, 13। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। जो भी स्कोर थे, इन स्कोरों को पहले हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद आपके पास आया 52। टोटल नंबर कितना है इनका, 1 2 3 4 स्कोर है, तो 4 एन कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से इसको हमने भाग दिया, तो उत्तर कितना है आपका, 13 आया। ठीक है, आप एक और एग्जांपल से इसको देखते कैलकुलेट करते हैं मीन को अनग्रुप डेटा का कैसे करेंगे। मान लीजिए साइकोलॉजी के टेस्ट दिया बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर, उनके ये स्कोर है 25, 26, 35, 40, 34, 36, 30, 27, 26, 20, 32, 25, 16, 22, 24, ये स्कोर्स आए। इसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स निकालने के लिए आप इन सारे स्कोर को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आपने इन सारे स्कोर्स को जोड़ा, उनका टोटल किया तो कितना आया, 450, 420 आया इन सारे स्कोर्स को आपस में जोड़ने के बाद। ठीक, फिर इसके बाद आप फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है यहाँ पर, एन कितना है, 15। आपने इसको किया तो क्या हुआ, 420/15। 420 डिवाइडेड बाय 15 इजकल टू आंसर कितना आया, 28। तो मीन कितना हुआ, 28। ये आप लोग खुद करके देखिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्कोर्स दिए हुए हैं ये सेकंड्स में है। ठीक है, सेकंड्स में लिया हुआ, दैट मीन डेसिमल में है। डेसिमल में भी है, तब भी आप उनको क्या करेंगे, आप उनको आपस में सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ जो स्कोर्स है उनसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, एन निकालेंगे, समेशन एक्स निकालेंगे, फिर एन, फिर डिवाइड करेंगे, आपके पास मीन आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखते हैं मीन, कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। जो व्यवस्थित आंकड़े हैं, उन व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ग्रुप डेटा होता है, वहां पे 2 मेथड जनरली यूज होती हैं। एक लॉन्ग मेथड होती है, एक शॉर्टकट मेथड होती है। लॉन्ग मेथड जो है उसमें जो स्टेप्स होते हैं थोड़े से सिंपल स्टेप्स है, परंतु इसको कब यूज करना चाहिए, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है जब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर में क्लास इंटरवल हो, है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप शॉर्टकट मेथड का यूज करिए। परंतु अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्लास इंटरवल नहीं बन रहे हैं, तो आप आसानी से लॉन्ग कट मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे। लॉन्ग कट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है और शॉर्टकट मेथड का यूज फॉर्मूला क्या होता है। जब आप लॉन्ग कट मेथड यूज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है ना, यहाँ पर एम क्या है, मीन है। समेशन क्या है, सम ऑफ, मतलब सबका जोड़, कुल। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब क्लास इंटरवल है तो वहां पर एक्स की क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, आवृत्तियां। एफ एफ मतलब आवृत्तियां। ठीक है, और एक्स यहाँ पर क्या हो गया, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। एफ एक्स यहाँ पे वर्ड यूज किया, एफ एक्स का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। यहाँ पर किसका गुणनफल है, यहाँ पर जो आवृत्तियां हैं, आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणनफल। ठीक है, उत्पाद भी बोल सकते हैं आप।
ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर आवृत्ति और मध्य बिंदु के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। और एन क्या होगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उनका कुल योग कितनी है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला इसका बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, है ना। अनग्रुप डेटा में यहाँ पे एफ नहीं था, अब यहाँ पे सिर्फ एफ जुड़ा है, इसमें फ्रीक्वेंसीज जुड़ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको कोशिश करते हैं और समझने की। फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। आपके पास एक ग्रुप डेटा है ना, 9 ग्रुप है, 50 टू 54, 45 टू 49, 40 टू 44, 35 टू 39, 30 टू 34, 25 टू 29, 20, 24, 15, 19, 10 टू 40। इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। जो फर्स्ट सबसे आ रही है कि यहाँ पर ये, या नीचे से अगर देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 2 3 3 5 4 3 2 1। ओके, तो ये आपके पास आपको एक डेटा दिया हुआ, इस डेटा को आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। एक बहुत सिंपल सा, इसमें ज्यादा क्लास इंटरवल नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से लॉन्ग कट मेथड को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, आपने फ्रीक्वेंसीज को टोटल किया। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया हुआ सब आपको सवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो आप इसको जोड़ लेंगे। तो इनको आपने जोड़ा, 2 + 2 3 3 6 हुआ 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 15 और 15 और 4 19, 19 और 3 22, 24 25, एन इज इक्वल टू 25। ओके, अब आपने इस जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका आसान तरीका है, या आप यहाँ पे सीधे सीधे 50 + 54 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 50 और 54 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 52। ठीक है, तो मध्य बिंदु 50 और 54 के बीच में मध्य बिंदु क्या हुआ, 52। 45 और 49 को आपने जोड़ा, फिर 2 से डिवाइड किया, तो कितना मध्य बिंदु आया, 47 आया। 40 और 44, 40 और 44 को आपस में आप ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 42। ठीक है, 35 और 39 को आप आपस में ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 37। 30 और 34 को आपने ऐड किया तो कितना आया, डिवाइड किया 2 से, 32। 25 और 29 को आप आपस में ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 27 आएगा, है ना। तो इसी तरह से आप सबका मिड पॉइंट निकाला, तो ये मिड पॉइंट आपने लिखे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपने फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लिया जो सवाल दिया होता है। फिर सेकंड पॉइंट में आपने इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट ज्ञात किया, सारे जो क्लास इंटरवल थे। इसके पश्चात अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, आप मध्य बिंदु निकालने के बाद जो भी मध्य बिंदु आए हैं उनको आप फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, है ना। आपको गुणनफल चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 इंटू 52, कितना होगा, 2 इंटू 52 104। फिर 2 इंटू 47 94 आया। 3 इंटू 42 की आपने कितना आया, 127 आया। 3 इंटू 37 111 111। 5 इंटू 32 160। 4 इंटू 27 108। 22 को 3 से किया तो 66। 17 को 2 से किया 34। 12 बन जा 12। इतना हो गया, आपने इनका गुणनफल निकाल लिया। अब इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन एफ एक्स चाहिए आपको, है ना। उनका कुल जोड़, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड पॉइंट का जो प्रोडक्ट आया है, उन प्रोडक्ट को सबको क्या करेंगे, हमने जोड़ दिया आपस में, तो वो क्या आ गया, समेशन एफ एक्स। तो क्या हुआ, 815। ठीक है, 815 आपके पास आया। अब इक्वेशन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपने इसको रखा, समेशन एफ एक्स कितना हुआ, 815, 815 एंड 25 है। आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, यहाँ पर समेशन एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखा 815 भागे 25, 815 डिवाइडेड बाय 25 इजिकल टू कितना हुआ, 163/5। और फिर इसको और आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 32.6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आंसर कितना हो गया आपके पास, 32.6। तो ये बहुत आसान तरीका है। पर कब आसान तरीका है, जब आपके पास क्लास इंटरवल की संख्या कम हो, फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा ना हो, तब आप ऐसी स्थिति में कौन सा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और लॉन्ग कट मेथड से मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड होती है शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड को जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसीज भी ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। ठीक है, यहाँ पर ए एम क्या है, ए एम क्या है यहाँ पर, एज्यूम मीन, एम तो मीन हो गया, ए एम हो गया यहाँ पर आपका अनुमानित मध्यमान। क्या है ये ए एम, क्या है आपका एज्यूम मीन, क्या है अनुमानित मध्यमान। एफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तियां, एफ इंटू डी किया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन, है ना, डी फॉर डेविएशन विचलन। यहाँ पे आवृत्तियों और विचलन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, समेशन एफ, सॉरी एफ डी केवल। ठीक है, और सी आई है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, कितना बड़ा आपका क्लास इंटरवल है। एन क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितनी फ्रीक्वेंसीज है। इतनी बात समझ में आ गई, सूत्र में क्या क्या चीजें हैं, आवृत्तियों की संख्या, कुल आवृत्तियों की संख्या, आपको ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा में जो आपको लॉन्ग टर्म मेथड में लिया है वही डेटा यहाँ पे लिया है ना, ताकि आप इसको और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, आपको चाहिए अनुमानित मध्यमान चाहिए। ठीक है, एज्यूम मीन कैलकुलेट करना है। तो एज्यूम मीन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उस क्लास इंटरवल में पहली बात जो सेंटर पॉइंट है करीब करीब उसको हम देखेंगे, चुनेंगे, और साथ ही साथ जहां पर सबसे ज्यादा आवृत्तियां। तो आप देखिए इसके आपके पास जो स्कोर्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, उनमें सबसे सेंटर पॉइंट क्या होगा इसमें 5, ऊपर 4 है नीचे 4 है, और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा इसमें ही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर हमारा मध्यमान हो सकता है, तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने एज्यूम मीन को यहाँ पे लिया तो कितना हो जाएगा एज्यूम मीन, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे आप। ठीक है, और ऐसी स्थिति में इसमें हम क्या करते हैं, आगे फॉर्मूले में हम देखें, हमको चाहिए यहाँ पे विचलन डी, डेविएशन चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डेविएशन निकालेंगे कॉलम में, और जहां पर आपने एज्यूम मीन को माना है कि मध्यमान यहाँ हो सकता है उसके सामने आप लिख देंगे 0। ठीक है, और जहां पे बढ़ती हुई संख्या में क्लास इंटरवल है वहां पर हम डेविएशन +1, हर एक एक स्टेप में एक एक बढ़ेगा, +2 +3 +4। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या किया, जहां पर हमने एज्यूम मीन को माना था वहां हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे मीन है, वहां पे मीन है तो इसका मतलब वहां पर डेविएशन क्या है 0 है। और उसके ऊपर ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं तो +1 +2 +3 +4 ये आपका डेविएशन है। जब घटते हुए क्रम में जब अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मीन से संख्या कम हो रही है, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, एफ इंटू डी, है ना, आवृत्ति और विचलन का गुणनफल। तो अगला पद क्या हो जाएगा स्टेप, आप इन दोनों का गुणनफल करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। एफ इंटू डी किया आपने, 2 इंटू +4, इनको जोड़ा तो कितना हुआ, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 +6 आ गया, 3 2 जा 6 +6 आ गया, 3 1 जा 3। ठीक है, अब नीचे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, 4 1 जा -4, माइनस में तो माइनस आ जाएगा, 2 3 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, फिर यहाँ पे 3 2 जा कितना हुआ -6, और 4 -4 1 कितना हुआ -4। इन सबको आपने अलग अलग जोड़ेंगे, एड सेपरेटली। ठीक है ना, तो जितने भी प्लस प्लस वाले नंबर है उनको पहले हमने ऐड किया, ऐड करने से कितना है आपका 8 + 6 6 कितना हुआ 12, 12 + 8 20, और 3 23। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप ऐड करेंगे, -4 -6 कितना हुआ यहाँ पर ये 10 16 और 4 20, तो -20 -30, इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना हुआ +23 -20 इज टू +3। तो समेशन एफ टी कितना है आपके पास 3, एन आपके पास कितना है 25। ठीक है, अब इसको सारी चीजों को आप फॉर्मूले में रखेंगे, जहां ये फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज को रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कैसे कैलकुलेट किया। पहले स्टेप में आपने फ्रीक्वेंसी तक दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल कर लिया, फिर आपने एज्यूम मीन को, सबसे पहले अनुमानित मध्यमान को आपने देखा, सेंटर पॉइंट देखा जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ऐसे क्लास इंटरवल को आपने चयन कर लिया। उसके सामने डेविएशन हम मान के चल रहे हैं कैसा है 0। बढ़ती हुई संख्या में आप प्लस में डेविएशन लेंगे, घटती हुई संख्या में क्लास इंटरवल उसमें माइनस में डेविएशन लेंगे। ठीक है, फिर आपको एफ इंटू डी कैलकुलेट करेंगे,
और उसकी वैल्यूज को अलग अलग, प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, फिर प्लस और माइनस को जोड़ने के बाद आपके पास जो संख्या आएगी वो क्या होगी, समीशन एफ टी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। एक आप क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज को देखेंगे तो एज्यूम मीन कितना हुआ दोनों का, 30 और 34 के बीच में आपका 32, कल्पित मध्यमान, है ना। कल्पित मध्यमान कितना है आपका 32, समेशन एफ टी आया 3, यहाँ पर ये कितना है, ये आपका 3, और एन इजिकल टू कितना है 25, और क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर 5। 5 का कैसे क्लास इंटरवल है यहाँ पर देखिए, आप इसको सीधे सीधे आप टैलीज लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 50, 51, 52, 53, 54, कितने हुए यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना का हुआ 5 का। यहाँ हम नीचे का भी देखें, 45, 49 भी देखें तो 45, 46, 47, 48, 49, मतलब 5। क्लास इंटरवल कितने की है, कितना फैला हुआ है, 5 संख्या का। अब इसको आपने फॉर्मूले को पूरा वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेट किया। फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। तो 32 प्लस 3/25 इंटू 5, देखिए ब्रैकेट में संख्या क्या है 3/25। तो सबसे पहले आप किसको कैलकुलेट करेंगे, 3/25 को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर उसको भागित करेंगे, है ना। तो आप इसको भागित कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 32 प्लस 3 इंटू 5/25 इज इक्वल टू 32 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 32 प्लस 6 इज इक्वल टू, आपने इसको 0.6 आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने इसको जब प्लस जोड़ा तो कितना है 32.6 आपके पास मध्यमान। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपने इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 5/25 हो जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.6। 32 में 0.6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 32.6, ये आपके पास आंसर आएगा मध्यमान। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या किया पहले स्टेप में आपने, सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले में आपने जो फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में आपको चाहिए था एज्यूम मीन चाहिए, सबसे पहले तो एज्यूम मीन को कैलकुलेट किया। फिर आपको वहां पे डेविएशन निकालना है, तो जहां पर आप मान के चल रहे हैं कि अनुमानित मध्यमान एज्यूम मीन है, उसमें डेविएशन कितना है 0, वहां से आप डेविएशन 0 लेंगे और बढ़ती हुई संख्या में प्लस में और घटती हुई संख्या में माइनस प्लस लेंगे। फिर उनका आप गुणनफल निकालेंगे, उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फाइंड आउट करेंगे समीशन एफ टी, फॉर्मूले में रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी मेथड है, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और आप लोग जरूर इसका एक, मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इसको जरूर करके देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फिर सवाल, आप अपने क्वेरी बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा, और दोनों मेथड से इसको कैलकुलेट करिएगा, लॉन्ग कट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा ना। आज हमने मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन क्या होता है, उसके क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप और अनग्रुप डेटा में कैसे करते हैं, लॉन्ग कट मेथड शॉर्टकट मेथड को कैसे यूज करते हैं, इसकी बात की। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, और पूरा देखने के पश्चात आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।